मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक बार फिर एक बेहद रोमांटिक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कहानी का नाम है मेरा दूसरा प्यार। कहते हैं जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं। प्यार एक बार नहीं, बार बार होता है और हर बार सच्चा प्यार होता है। सैंडी नाम के एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी जिसे पहला प्यार हुआ और अभी वो अपने पहले प्यार से शादी करने ही जा रहा था कि तभी उसे दूसरा प्यार हो गया। तौबा, उस दूसरे प्यार ने तो उसकी जिंदगी में एक जबरदस्त भूकंप ला दिया। तो आइए कहानी के मजेदार संसार में चलते हैं। वो बेपनाह हुस्न की मलिका थी। उसका कद सरू सा लंबा था, रेशम से मुलायम सुनहरी रंगत लिए भूरे बाल थे, हुस्न की दौलत से माला माल होने के अभिमान से दमकता चेहरा। वो जब चलती तो ऐसा लगता जैसे वो चल ना रही हो, बल्कि संगीत की ताल पर धीरे धीरे थिरक रही हो। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही उसकी आवाज में मिठास थी। वो जब हंसती तो उसके मोती से दांत चमक उठते, जिससे उसका सौंदर्य और निखर जाता। अपने रूप की तरह उसका बड़ा खूबसूरत सा नाम था, सुहाना। आप ही बताइए, भला ऐसी अप्सरा से कौन मोहब्बत ने करना चाहेगा। और मेरे लिए फख्र की बात थी कि सुहाना की मोहब्बत मुझे हासिल थी। मैं जितनी उससे मोहब्बत करता उससे कहीं ज्यादा चिराग उसके दिल में मेरे लिए जलते। उसके हाथों का स्पर्श पाते ही मेरे दिमाग पर मधोशी सी छाने लगती। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं पक्षी की भांति पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ रहा हूं। क्या जिंदगी सचमुच ही इतनी खूबसूरत होती है जब लम्हा लम्हा आप किसी की याद में करवटें बदलते हैं, आंखों में किसी का अक्स आकर ठहर जाता है और दिल में अरमान मचलने लगते हैं। जब हर रात यूं आहिस्ता आहिस्ता सरकती है जैसे आकाश की काली चादर कांटों से उलझ गई हो और अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को इन कांटों से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रही हो। जब छोटा सा गुंदास तकिया भी किसी के मखमली जिस्म का एहसास कराता है। हे भगवान, ये क्या पागलपन है। नींद नहीं आती और आंखों में बसे सपने पूरे जिस्म में शहद सा घोलते रहते हैं। कभी सुहाना के लिए मेरी मोहब्बत का यही आलम था। हम शादी का भी फैसला कर चुके थे, लेकिन शादी के फैसले सिर्फ दो इंसानी जिस्मों पर तो निर्भर नहीं होते। ये तो एक सामाजिक रीति है और पूरे समाज का इसमें दखल होता है। यही अवरोध हम दोनों के सामने भी खड़ा हुआ। सुहाना वैश्य जाति से संबंधित थी और मैं कान्य कुब्ज ब्राह्मण। विरोध सबसे पहले हमारे ही परिवार की तरफ से शुरू हुआ। सब कहते, कैसा पागल लड़का है, एक विजातीय लड़की को दिल दे बैठा है। मैं कहता हूं, हमारी जाति में क्या लड़कियां मर गई हैं? एक से एक सुंदर है, जिसकी तरफ उंगली उठा दे उसी से ब्याह हो जाए। ऐसी ही ढेरों बातें। लेकिन आखिरकार सबको झुकना था और सब झुके। आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? आज से 2 महीने बाद मेरी और सुहाना की शादी है। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन अब जब शादी को सिर्फ 2 महीने रह गए हैं तो मैं एक अजीब मुश्किल में फंस गया हूं। और वो मुश्किल अब धीरे धीरे इतने खतरनाक रोग का रूप धारण करती जा रही है कि मेरे जीवन से शादी की तमाम खुशियां नदारद हो गई हैं। होना तो ये चाहिए था कि मैं लम्हा लम्हा एक एक दिन गिनकर बड़ी बेचैनी से शादी के दिन का इंतजार करता, सुहाग रात के बेपनाह हसीन सपने सजाता। लेकिन इसके विपरीत आलम यह है कि जो जो शादी का दिन करीब आता जा रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। होंठों की मुस्कान बिल्कुल गायब हो चुकी है। मैं जानता हूं आप बड़ी बेकरारी से जानने को बेचैन होंगे कि आखिर मुझे ऐसा कौन सा रोग लग गया है जिसकी बदौलत मुझ में एकाएक इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। रोग की बाबत सुनकर मेरी गारंटी है कि आप भी चौंके बिना नहीं रहेंगे। साहिबान, मुझे दोबारा इश्क हो गया है। क्यों चौंक गए ना आप? मैं जानता हूं आप जरूर चौंके होंगे। इस बार इश्क का रोग भी बड़े अजीब हालात में मुझे लगा है। अगर आप मेरी जगह होते तो चाहे आप कितनी पत्थर दिल क्यों न होते, लेकिन दिल के तार आपके भी बचते। फिर मैं बेचारा क्या करूं? आप सारा सिलसिला शायद इस तरह न समझ पाएं, इसलिए मैं ढंग से समझाता हूं। दरअसल मैं वडोदरा का रहने वाला हूं और सुहाना भी वडोदरा की ही है।
लेकिन मेरी अभी कुछ दिन पहले ही स्टेट बैंक में क्लर्क के पद पर नियुक्ति हुई थी और मुझे मुंबई स्थित स्टेट बैंक की एक ब्रांच में भेज दिया गया। ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मेरे साथ साथ मेरे एक बेहद करीबी दोस्त पंकज भौमिक की भी उसी बैंक में पोस्टिंग हुई थी। यानी एक अजनबी शहर में एक अनजान सी जगह पर अब हम बिल्कुल अनजान नहीं थे। एक दूसरे का साया, अपने शहर की मिट्टी और वहां की खुशबू हम दोनों के करीब थी। मुंबई वडोदरा से 432 किलोमीटर दूर है। इतना फासला। मैंने जब सुहाना का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में झांका था तो सिर्फ सुहाना की आंखों में ही नहीं बल्कि खुद मेरी आंखों में भी आंसू छलछलाए थे। दिल हल्के से यूं कांपा था मानो अभी कांच की तरह टूट कर बिखर जाएगा। सैंडी, सुहाना ने आंसुओं से भीगे और कांपती आवाज में मुझसे पूछा था, तुम मुंबई जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? धत, पागल हो गई हो? मैंने अधिकारपूर्ण ढंग से उसे झड़क दिया था और फिर उसके रेशमी मुलायम बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर बड़े यकीन के साथ कहा था, तुम मेरी नस नस में बसी हो सुहाना। तुम मेरे लिए इबादत बन चुकी हो। यह मेरे लिए सोचना भी पाप है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। फिर भी मुझे डर लग रहा है सैंडी। मेरा नाम वैसे तो सुरेंद्र है, लेकिन सुहाना मुझे प्यार से सैंडी ही कहती। पगली, मैं हंसा। डरते वो लोग हैं जिनका प्यार कमजोर होता है, अपने प्यार पर यकीन कमजोर होता है। और फिर डर कैसा? हर रुकावट तो हट चुकी है। अब से सिर्फ 2 महीने बाद हम दोनों की आत्माएं सामाजिक रीति रिवाज से भी एक दूसरे में एकाकार हो जाएंगी। बेहद भावुक स्वर में कहते हुए मैंने सुहाना का हुस्न की दौलत से मालामाल होने के अभिमान से दमकता चेहरा अपने हाथों में भर लिया था और फिर उसके होंठों को आहिस्ता से चूमा। वह चुंबन जैसे विश्वास था मेरा उसके प्रति समर्पण का। सुहाना अपना आंसुओं से भीगा चेहरा मेरे कंधे पर रखकर बोली, मुझसे एक वादा करोगे? क्यों नहीं, बोलो, मैंने कहा। सैंडी, मुंबई पहुंचने के बाद तुम मुझे हर हफ्ते मेल पर एक लेटर लिखा करोगे। मैं भी तुम्हें लेटर लिखूंगी। इससे हम फासले पर होने के बावजूद भी अपने दिली जज्बात का एक दूसरे से इजहार कर पाएंगे। हालांकि हम फोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन लेटर में अपने दिली जज्बात को इजहार करने का जो मजा है वो फोन पर बात करने में नहीं। ठीक है, मैंने बड़ी आसानी से हामी भर दी थी। सुहाना सच कह रही थी। वाकई लेटर लिखने की बात ही कुछ और है। सुहाना के वचन की डोर से बंधा मैं अपने दोस्त पंकज भौमिक के साथ वडोदरा से मुंबई आ गया। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन बैंक में पहुंचते ही मेरी जिंदगी में जैसे तूफान आ गया। उस तूफान का नाम था अलीशा। अलीशा तकरीबन 21-22 साल की साधारण नैन नक्श वाली क्रिश्चियन लड़की थी। उसका रंग सांवला और होंठ पतले थे। आंखें बड़ी बड़ी और गहरी काली थी। उसका संपूर्ण चित्त एकदम शांत था। उसकी खामोश और सूनी आंखों को देखकर यह भ्रम पैदा होता था जैसे जीवन में वह कभी न मुस्कुराई हो। अलीशा एक टाइपिस्ट थी और उसका कंप्यूटर मैनेजर वाले शीशे के केबिन में एक तरफ रखा रहता था, जहां बैठकर वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स और जरूरी मैसेज टाइप करती थी। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि मेरी टेबल भी मैनेजर के केबिन के करीब ही थी और एक तरह से अलीशा के और मेरे बीच बहुत गैर मामूली कांच की दीवार ही थी। मैं देखता कि अलीशा रोजाना अपनी कुर्सी पर आकर बैठती, कंप्यूटर साफ करती और डॉक्यूमेंट टाइप करने में जुट जाती। फिर वो शाम को जाते वक्त रैक्सीन का एक कवर वापस कंप्यूटर पर ढक देती। इस बीच वो कभी शीशे के उस केबिन से बाहर नहीं निकलती थी। बैंक के कर्मचारी होते हुए भी जैसे उसका बैंक के बाकी कर्मचारियों से कोई लेना देना न था। मैंने अलीशा को बहुत कम लोगों से बोलते देखा था। वो अधिकतर सिर्फ हूं हां में ही लोगों को जवाब देती। वो बहुत साधारण कपड़े पहनती थी। दरअसल अलीशा का वो रहस्यपूर्ण व्यक्तित्व भी मेरे लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। कभी कभी तो ऐसा होता, मैं काम करते करते उसे निहारने लगता था और कितनी देर तक उसे देखता रहता, लेकिन वो भी अपनी धुन में कंप्यूटर पर टाइप करती रहती थी। बहुत अजीब लड़की थी वो। एक दिन मैं सोचकर बड़ी हिम्मत के साथ मैनेजर के केबिन में पहुंचा कि किसी तरह इस लड़की से जान पहचान कायम की जाए। मैनेजर उस वक्त केबिन में नहीं थे और मैं कुछ टाइप करने का बहाना बनाकर उसके पास गया था। मैडम, मैंने उसके नजदीक पहुंचकर उसे पुकारा। उसने तुरंत गर्दन ऊपर उठाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हमेशा की तरह खामोश थीं, लेकिन उनमें बला का सम्मोहन था। मैडम, मुझे पेपर टाइप कराना है, अर्जेंट है, फौरन टाइप कर दीजिए। मैंने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया।
अलीशा की उठी हुई नजरें वापस नीचे झुक गईं। उसने मेरे हाथ से कागज ले लिया और फौरन ही टाइप करने में जुट गई। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना कोई सवाल किया। बस उसकी उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। उफ, वह कितनी तेजी से इधर से उधर दौड़ती थी। एहसास ही नहीं होता था कि अभी कोई उंगली यहां थी और अब कहां पहुंच गई। हे भगवान, ये लड़की तो टाइप करने की प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीत सकती है, मैंने मन ही मन सोचा। तब तक अलीशा टाइप करके मेरा कागज मेरे सामने रख चुकी थी। मैं हैरान रह गया और कागज लिए पागलों की तरह बाहर निकल आया। उससे जान पहचान करने की ख्वाहिश मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाहिश ही बनकर रह गई। मैं हर रोज भूमिक को लेकर जल्दी बैंक पहुंच जाता और अलीशा के आने का बड़ी बेताबी से इंतजार करता। न जाने क्यों उसे बैंक की सीढ़ियां चढ़कर आते देखना मुझे अच्छा लगता था। मैं पागल हो गया था उसके प्यार में। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप मेरा दूसरा प्यार कहानी का सेकंड और आखिरी पार्ट सुने। वैसे भी भारतीय अपराधी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, डिकोस्टा ने झुंझलाकर सोचा। उनका कोई भी अपराध योजनाबद्ध नहीं होता। आज जब मार्गरेट विवेक आगाशे के साथ भाग गई और तुम पस्त होकर यहीं बेड पर गिर पड़े